लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। देश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं, तो वहीं हरियाणा में छठे फेज में चुनाव होगा। लेकिन हरियाणा में एक सीट ऐसी है जो राजनीतिक उलटफेर से भरी हुई है। बात कर रहे हैं सोनीपत लोकसभा सीट की, जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, पर बाकी किसी पार्टी ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। और सोनीपत के दिग्गज नेता रमेश कौशिक का भी टिकट यहां से काट दिया गया है। तो आखिर क्या वजह है कि सोनीपत सीट से रमेश कौशिक का टिकट काटा गया है? सोनीपत में किसके नाम की चर्चा है, बताते हैं आपको इस खास खबर में। नमस्कार, मैं हूं रोहित भामला और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक देश में चुनाव होने हैं। छठे फेज में हरियाणा में चुनाव होना है, यानी 25 मई को। ऐसे में सोनीपत लोकसभा सीट इस वक्त सस्पेंस वाली सीट बनी हुई है, क्योंकि यहां से केवल बीजेपी ने ही अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। जहां पर मोहनलाल बडौली को सोनीपत लोकसभा सीट से चुनावी रण में उतारा गया है, पर यहां से मौजूदा सांसद रमेश कौशिक का भी टिकट काटने की जो अटकलें थी, वो अब साबित हो गई है, क्योंकि उनका अंततः टिकट जो है वो काट दिया गया है। इसका मुख्य कारण पिछले दिनों इंटरनेट मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित होना बताया जा रहा है। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद लोकसभा सीट सोनीपत से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल बडौली जी जुड़ चुके हैं, विधायक है राई से। उनसे हम बातचीत करेंगे। मोहन जी, सोनीपत लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने आपको चुनावी रण में उतारा है। पहले आप राई से विधायक है, और अब जो कि आपका दायरा बढ़ा दिया गया है, 9 विधानसभाओं की जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंप दी गई है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और कैसे आप इसकी तैयारियां कर रहे हैं? कमल जी, आपके दर्शकों को नमस्कार और आपका धन्यवाद, आपने मेरे को जोड़ा जी। और ये जिम्मेवारी जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की दी है, 9 विधानसभाओं में मैं पहले से काम करता रहा हूं और सभी गांवों को जानता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को जानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और बहुत ये आसान सी जीत सोनीपत लोकसभा की होगी। जी मोहन जी, अब देखिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है, क्योंकि सरकार देखिए 2 बार से सोनीपत के अंदर है और अब आपको चुनावी रण में उतारा गया है। क्या देखते हैं कि किसी तरह की चैलेंजेस जो आपके सामने होंगे, या किस तरह की परेशानियां उसको लेकर सामने करनी पड़ेंगी, या फिर आपकी तैयारियां उस तरह की है, आप इस तरह से तैयारियां कर चुके हैं कि वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं ना कहीं फीका पड़ जाएगा? एंटी इनकम्बेंसी किसी भी काम की नहीं है और मैं नया उम्मीदवार हूँ और विधायक रहा हूं, जनता की सेवा करता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूं और किसी भी जितने भी विकास के काम सोनीपत लोकसभा में होने चाहिए थे, उससे ज्यादा विकास के काम हुए हैं। जितने भी लोगों की भलाई के काम थे, वो हमने धरातल तक, नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। गरीब की जो सहायता सरकार करती है, गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है। और आज सरकार के प्रति किसी भी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सरकार तो 25 तारीख के इंतजार में है और ऐसे इंतजार में है, बेसब्री से इंतजार में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा 400 पार का है, मुझे लगता है वो 400 से भी बहुत आगे तक जाएगा और बहुत चौंकाने वाले परिणाम होंगे। और तीसरी बार लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत मजबूत स्थिति के साथ वापसी करेंगे। मोहनलाल जी, अंतिम सवाल है मेरा आपसे। मैं अब कमल बोल रहा हूं, इससे पहले रोहित से आप बातचीत कर रहे थे। मोहनलाल जी, आपके कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मोहनलाल बडौली को सोनीपत लोकसभा सीट के वोटर्स चुने क्यों? क्या आपके पास ऐसा है जो आप सांसद बनेंगे तो सोनीपत के वारे नारे हो जाएंगे आने वाले वक्त में और ज्यादा? सोनीपत लोकसभा के सभी वोटरों को पता है कि मोहनलाल बडौली किस प्रकार से एक सेवक की तरह सेवा उनका करेगा, ये विश्वास जनता को है जी। और उस विश्वास की सबसे बड़ी ताकत विश्वास की होती है और वो जनता के अंदर भी है और मेरे अंदर भी संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी का स्वयंसेवक एक कार्यकर्ता जनता की किस प्रकार से सेवा करता है, ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दिखा है। और इसी प्रकार से सांसद के रूप में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो भी काम, जो भी योजनाएं होंगी, उनको सवाया करके जनता के बीच में लेकर जाने का काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ सोनीपत लोकसभा की जनता बहुत बड़े मार्जिन के साथ एक नया इतिहास 2024 के लोकसभा चुनाव में रचने का काम करेगी। मोहनलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले वक्त के लिए आप चुनावी तैयारी कर चुके हैं और आने वाले वक्त में आप और भी जनसभाओं में संबोधित करेंगे जनता को, अपने मुद्दे भी रखेंगे। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
तो देखिए, अभी इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे आउटपुट हेड कमल कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल जी, देखिए, अब बीजेपी ने सोनीपत सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। मोहनलाल बिल्कुल। बड़ौली जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका नाम सामने आया है। तो कांग्रेस का कहना है कि हम मौके पर चौका मारेंगे। क्या लगता है, चौका लगेगा या विकेट गिरेगी? और किस किसके नाम की चर्चा है सोनीपत सीट से? ठीक है, देखिए, टीम की बात होती है। मैं अगर क्रिकेट से इसका कंपैरिजन करूं, क्योंकि हमारे देश में लोग क्रिकेट बहुत ज्यादा देखते हैं। अब वर्ल्ड कप जब होता है, और आम चुनाव वर्ल्ड कप की तरह आप मानकर चलिए, एक टीम की घोषणा हो चुकी है, उसके जो खिलाड़ी हैं वो चुनावी मैदान में आ चुके हैं, अगर हम इससे तुलना करें। लेकिन दूसरी जो टीम है उसमें कौन कौन खिलाड़ी खेलेंगे, कौन कौन किस तरह से चुनावी मैदान में या फिर क्रिकेट के स्टेडियम में आकर चौके छक्के लगाएंगे, जो आपने बात की चौके की, ये सब करने के लिए पहले आपको मजबूत खिलाड़ी चाहिए। और हमेशा जब क्रिकेट टीम की बात होती है तो ये देखा जाता है ये बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, ये गेंदबाजी अच्छी करते हैं, ये ऑलराउंडर अच्छे होते हैं। ऐसे ही जब आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो हरियाणा की बात करें तो यहां पर आपको चुनावी मैदान में जीत हासिल करने के लिए चौका जो बात कही जा रही है कांग्रेस नेताओं की तरफ से, वो मारने के लिए आपको खिलाड़ी मजबूत चाहिए। उन मजबूत खिलाड़ियों की अभी सिर्फ चर्चाएं चल रही है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक तो कम से कम ऐसा नहीं लगता है कि 31 मार्च को या 30 मार्च को ऐलान हो जाए। 1 अप्रैल के बाद से आपको वो लिस्ट दिखेगी, तब ये मालूम होगा, क्योंकि समीकरण बहुत मायने रखते हैं, जिस पर हम बातचीत भी करने जा रहे हैं रोहित जी। अब उम्मीदवार अगर सामने अच्छा होगा तभी तो हम कह सकते हैं कुछ बात बन पाएगी, वरना बातें तो बातें हैं, बातें सभी करते हैं, जीत के दावे भी सभी की। समीकरण की बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए, सोनीपत सीट को अगर हम देखें, अगर जाति समीकरण की बात करें तो जाटलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जींद भी जो है शामिल है और तमाम तरह की जो विधानसभा है वो शामिल है। जाटलैंड भी इसे कहा जाता है। तो क्या लगता है, देखिए, ये सीट अहम भी मानी जाती रही है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के जो दिग्गज नेता रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस सीट से जीते हैं, और जाट समुदाय से उनके संपर्क भी रहे हैं। क्योंकि अभी पिछले दिनों जब वो रेसलर प्रोटेस्ट जो हुआ था, उसमें हमने देखा था कि कहीं ना कहीं लोग नाराज थे, फिर कहीं ना कहीं यहाँ से इनको खड़ा किया गया, इनको चुनाव जिताया गया। तो अब क्या लगता है, जाति समीकरण तय करेगा सोनीपत सीट का जो है आगे का भविष्य, और किस तरह का समीकरण है अगर हम बात करें सोनीपत लोकसभा सीट की? रोहित, जब जातिगत समीकरण की बात होती है, कड़वी सच्चाई है कि राजनीति में बेशक खुलकर कोई नेता बात ना करे, लेकिन जो सोशल इंजीनियरिंग होती है वो अंदर खाते होती है। यहां पर पहले ब्राह्मण चेहरा था रमेश कौशिक, और यहां मोहनलाल बड़ौली, मोहन कौशिक कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा, उनका चेहरा भी सामने रख दिया गया। राय से विधायक, लेकिन आप सांसद का टिकट देकर उनको सांसद बनाना चाहते हैं। इसके पीछे क्या जातिगत समीकरण है? देखिए, जाट और गैर जाट की बात होती है, आपने जिसका जिक्र किया है कि जाटलैंड भी कहा जाता है और जींद को भी कहा जाता है, तो जींद के 3 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं। कुछ हिस्सा आता है जींद का इस लोकसभा सीट में, जिसमें जुलाना भी आता है, जींद भी आता है, ठीक है। इसके बाद जब बात होती है सोनीपत क्षेत्र की, क्योंकि सोनीपत में ज्यादातर इस लोकसभा सीट में ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, जहां पर पहले कहा जाता था, और जो पहले की बात है और आज की बात है उसमें बहुत फर्क आ गया। पहले कहा जाता था कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी का ज्यादा दायरा बढ़ा हुआ दिखाई देता था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन अब देखिए, 70% के करीब जो ग्रामीण क्षेत्र है वो सोनीपत लोकसभा सीट में आते हैं, 30% के आसपास शहरी क्षेत्र आते हैं। लेकिन जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूं, 2019 के इलेक्शन की बात करूं तो मैं यहां पर विधानसभा क्षेत्र वाइज में बात करूं, अगर उन सीटों पर बात करूं तो 5 जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में आई थी। बाकी जो एक सीट है जींद वाली की बात कर रहा हूं, जुलाना की, वो जेडीपी के खाते में आई थी, और फिर बची होती हैं बाकी की 3 सीट वो बीजेपी के खाते में आई थी। गन्नौर बीजेपी के खाते में आई, राय बीजेपी के खाते में आई, बल्कि सोनीपत में भी सुरेंद्र पवार बाजी मार गए थे कांग्रेस की तरफ से, वो सीट भी बीजेपी के खाते में नहीं आई थी। तो ऐसे में हम एक बात कह सकते हैं रोहित, कि जातिगत समीकरण की बात हो रही है तो यहां पर जो एससी वोटर्स हैं वो लगभग 20% के करीब हैं, और जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या 2 से 3% के करीब है, और सिख वोटर्स जैसे कि बाकी जगह भी हरियाणा में बहुत उनका मत प्रतिशत हमने देखा, उनकी संख्या कम है, यहां पर भी कम है। लेकिन जो फैक्टर है वो बड़ा फैक्टर तब हो जाता है जब आप जाट गैर जाट की, जाट नॉन जाट की बात करते हैं। और यहां पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि प्रवासी वोटर्स बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं राय विधानसभा क्षेत्र के आसपास, सोनीपत विधानसभा क्षेत्र के आसपास। तो लोकसभा सोनीपत की बात करें तो ये जो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, यहां पर प्रवासी वोटर्स भी हैं, वो भी आते हैं। और राय की मैं खासकर बात करूं, आपको याद भी होगा पहले भी जो भोजपुरी कलाकार है वो यहां पर
निरहुआ भी आए थे, जहां उन्होंने यहां पर प्रचार भी किया था। मोहनलाल बड़ौली जी अपने- का ही किया था। हाँ जी बिल्कुल, मोहनलाल बड़ौली के लिए प्रचार किया था, अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया था। वहां पर उनकी जो जीत सुनिश्चित हुई थी उसमें एक छोटा सा फैक्टर यह भी माना जा सकता है। तो बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां तक आवाज पहुंचाने के लिए बीजेपी ने कोशिश की है, उसमें कामयाबी मिली है। लेकिन एक और मैं आंकड़ा यहां पर रखना चाहूंगा, मैं अंत में अपनी बात को इससे पूरा करना चाहूंगा। पहले तो जो विधानसभा सीट है गन्नौर है, इसमें राई है, खरखोदा है और साथ ही सोनीपत है, गोहाना है, बड़ौदा है, जुलाना, सफीदो और जींद है। सफीदो, जींद और जुलाना ये जींद में आती है। ठीक है, यहां पर जैसे कि मैंने जिक्र किया था, बीजेपी के पास 3 सीट आई थी 2019 असेंबली इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हम बहुत गहराई में जा रहे हैं। और इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के पास आई थी 5 और 3 8, एक जेजेपी के पास। तो जो मत प्रतिशत की बात करूं, ये बहुत समझने की बात है रोहित, इसे समझिएगा आप भी और हमारे दर्शक भी जो हमें देख पा रहे हैं। 2019 के असेंबली इलेक्शन की बात करें सभी 9 सीटों की, तो इसमें कांग्रेस और बीजेपी में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। 33% के आसपास कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत था जो उन्हें पड़ा था, और यहां बीजेपी 35% के आसपास थी। लेकिन जब पार्लियामेंट इलेक्शन की बात आती है, जब मोदी के चेहरे की बात आती है, 2019 के लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं, तो ये एक तरफा सा लगता है। 50% से ज्यादा यहां पर वोट प्रतिशत मिलता है बीजेपी को, 52% के लगभग मिला था। कांग्रेस पार्टी को 37% के आसपास मिला था। मैं 2 पार्टी की ही सिर्फ यहां पर बात कर रहा हूं। और 2014 के इलेक्शन में देखिए क्या हुआ था, बीजेपी को जो असेंबली इलेक्शन की बात करें तो उसमें बहुत कम था, 22% के आसपास, और 29% कांग्रेस का था। गिरा है कांग्रेस का ग्राफ लगातार 2014 से 19, और फिर अब 24 की बात आएगी, देखने वाली बात है क्या होगा। लेकिन 2014 के पार्लियामेंट मत प्रतिशत की बात करूं, किसको कितने वोट पड़े थे, इसमें देखिए आप, इसमें भी डिफरेंस कम था, 27% था कांग्रेस पार्टी को, और वहां पर बीजेपी आ गई थी 35%। लेकिन 19 आते आते क्या हो जाता है, ग्राफ बढ़ता है बीजेपी का, और ज्यादा बढ़ता है। जो 2014 की आंधी कही जाती थी मोदी की, उसके बाद और ज्यादा सोनीपत लोकसभा सीट में वोट मिलते हैं नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी के उम्मीदवार को। यह बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। लेकिन 2024 का इलेक्शन, एक जो माहौल बनाया गया है, राम मंदिर का फैक्टर है, दूसरी बातें हैं, और विपक्ष के पास जो चेहरा है वो नजर नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर। बीजेपी के पास सीधा सीधा चेहरा नरेंद्र मोदी है। इस तरह के बड़े फैक्टर्स जब आते हैं तो छोटे मुद्दे छोटे ही रह जाते हैं, और ये जो चेहरे वाले मुद्दे हैं वो बड़े रह जाते हैं। बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे वो पीछे छूट जाते हैं, फिर राम मंदिर जैसे मुद्दे बड़े हो जाते हैं। तब एक मदद मिलती है बीजेपी जैसी पार्टी को, उनके उम्मीदवार को। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब आपको हम सोनीपत लोकसभा सीट का इतिहास बता देते हैं। तो सोनीपत लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 9 सीटें आती, जैसे कि अभी कमल जी ने बताया, जिसमें गन्नौर, राई, खरखोदा, सोनीपत, गोहाना, बड़ौदा, जुलाना, सफीदो और जींद शामिल है। 2014 में मोदी लहर के बाद से सोनीपत लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है, और दोनों बार के चुनाव में रमेश कौशिक सांसद जो यहां से निर्वाचित हुए हैं। 2019 के चुनाव में रमेश कौशिक ने कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भारी वोटों से मात देते हुए जीत हासिल की थी। वैसे सोनीपत जिला 1977 में अपने अस्तित्व में आया था। इसके पहले यह रोहतक जिले में आता था। सोनीपत लोकसभा सीट को जाटलैंड भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि यहां से राजनीति जाट वोटरों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब सोनीपत की सीट जो है वो किस किस के नाम को लेकर सामने आती है, वो तो आने वाले देखने को जो है दिन उन्हों में मिलेगा। लेकिन 4 जून को यह साफ हो जाएगा कि किसके सिर जीत का ताज सजेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक।